नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि एनसीईआरटी में उन्हें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत न हो। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 1 आपकी क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक। यदि आपको कंप्लीट बुक पढ़नी है, साथ में क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो आप एनसीईआरटी बाय विक्रम 8 क्लास वाले प्लेटफॉर्म पे जाइए और उस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट बुक के सभी लेसन मिल जाएंगे, लाइन बाय लाइन समझाए हुए। तो वहां से आप कंप्लीट बुक पढ़ सकते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। तो ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूंगा, आप एनसीईआरटी बाय विक्रम 8 क्लास वाले प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन पंजाब में एक प्रकरण अध्ययन। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, मतलब पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन कर रहे हैं, जिसके कारण जो संसाधन है उनको समाप्ति की ओर है और हमें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उसी में एक उदाहरण हम पढ़ेंगे आज पंजाब के बारे में। पंजाब के उपजाऊ क्षेत्रों में गंभीर संकट सामने आया है, जहां भूजल संसाधन तीव्र गति से क्षीण हो रहे हैं। तो देखिए, पंजाब की भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ है और जब हमारे देश को अनाज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, शायद ये 1960-70 के दशक की बात होगी, 1960 वाले दशक की बात होगी कि भारत में जो अकाल भी पड़े थे, शायद आपका 66, 67, 68 के दशक में। तो वहां पे क्या है कि पंजाब और हरियाणा में बहुत ज्यादा अनाज उत्पन्न करके दिया था हमारे देश का। ये मान लीजिए कि उस दोनों राज्यों ने हमारे देश का पेट भरा था। पंजाब हरित क्रांति का केंद्र था, उसी को हरित क्रांति का नाम दिया गया था, जिसने हमारी जनसंख्या के एक बड़े भाग का भोजन उपलब्ध कराया था, भारत को खाद्यान्नों के विषय में आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दिया था। वर्तमान में वही राज्य संधारणीयता की समस्या का सामना कर रहा है। अब संधारणीयता क्या होती है, इस चीज को आप समझिए कि संधारणीयता का मतलब है कि जो चीज हमारे पास आज है, जिस संसाधन का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर वो हमारे आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलेगी तो उसको हम संधारणीयता कहेंगे। मतलब कि इस प्रकार से जल की कमी हो रही है कि उन्हें लग रहा है कि आने वाली पीढ़ी को जल नहीं मिलेगा भी। ठीक है, संधारणीयता की समस्या है। यदि हम आगे वाले को मिल जाएगा तो वो संधारणीय है भी। क्या है? संधारणीय है। अगर नहीं मिलेगा तो उसको हम कहेंगे संधारणीयता। देखिए, पंजाब में जल आपको संधारणीय समझ में बहुत आ रहा, बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा तो आप उसको आता होगा तो भी नहीं लिख पाएंगे। देखिए, आज पानी है भी, ठीक है, और आने वाली पीढ़ी को अगर पानी मिलेगा तो इसको हम बोलेंगे संधारणीय। क्या बोलेंगे? संधारणीय। आज हम जो संसाधन प्रयोग कर रहे हैं, यदि वो हमारे आने वाली पीढ़ी को मिल जाएगा तो उसको हम संधारणीय कहेंगे। और संधारणीय की समस्या क्या होगा, इसके ऑपोजिट, कि यदि आज हम जो संसाधन प्रयोग कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी को अगर नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा उनके आने से पहले, तो वो क्या होगी? संधारणीयता की समस्या होगी। अब शायद आपको संधारणीय समझ में आ गया होगा। प्रकृति का दोहन अल्प समय में ही पुनर्जनन से अधिक किया गया है। मतलब कि इतना पानी बढ़ नहीं रहा जितना हम प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं एक छोटे से आपको बात बता दूंगा, यही एक गिलास में कि आपका एक घड़ा है, उसमें हम क्या है कि कोई भी पानी का एक बर्तन मान लीजिए कि उसमें हम पानी डाल कम रहे हैं और निकाल ज्यादा रहे हैं, तो एक समय क्या आएगा कि वो पानी खत्म हो जाएगा। वही बात इसने यही बताई है कि हम क्या कर रहे हैं कि अल्प समय में ही पुनर्जनन से अधिक, मतलब जितना पानी उसमें आ रहा है उससे अधिक प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि यह चिंता केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं है, पितु कई अन्य राज्यों को भी प्रभावित करती है। इसने कहा है चिंता सिर्फ पंजाब की नहीं। कभी आप सोचते हो पंजाब की समस्या है, मैं तो कहता हूँ कि हर राज्य की यही समस्या है, लेकिन पंजाब में ये सबसे पहले आई है, इसलिए हमने पंजाब का ध्यान दिया है। 1960 के दशक में कृषकों ने गेहूं और धान की उपज वाली किस्मों की ओर देखना आरंभ किया। इन्हें पारंपरिक बीजों की तुलना में अधिक जल की आवश्यकता होती थी और कृषकों ने इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूजल का दोहन प्रारंभ कर दिया। देखिए, पहले जो बीज होते थे, जो फसल होते थे पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में, तो जो बीज इस प्रकार के थे कि जो फसल उगती थी उसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन जब हमारे देश में लगातार अकाल पड़े तो हमारे देश में भूखमरी की समस्या आ गई थी। तो उससे बचने के लिए हमने हाइब्रिड बीज मंगवाए और वो बीज क्या थे? उच्च तो पैदा देते थे, मतलब कि उसमें जो पैदावार होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन उस फसल को क्या है, पानी की जरूरत भी ज्यादा पड़ती थी। तो किसानों ने क्या किया कि पानी को नीचे निकालना स्टार्ट कर दिया, भूमि से ट्यूबवेल वगैरह लगा लिए और पानी देने लगे और अधिक पैदावार करने लगे।
इसके अतिरिक्त निःशुल्क विद्युत की आपूर्ति के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ। यह स्थिति वर्तमान में भारत के अधिकांश भागों में है। और उसके अलावा क्या मिल गई कि किसानों को ना निःशुल्क मतलब कि बिजली मिल गई। बिजली मिलेगी तो क्या संसाधन और बढ़ गया, तो उन्हें मोटर वगैरह और ज्यादा अपना कुछ किया और पानी को और ज्यादा वो यूज करने लगे भी। आधुनिक कृषि तकनीकों के लिए रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों उपयोग की भी आवश्यकता थी। और अब उसको क्या है कि कृषि तकनीकों के लिए रासायनिक जो आपके स्प्रे वगैरह थे, खाद वगैरह, वो भी यूज करने लगे। वो पानी का तो दोहन कर ही रहे हैं, साथ साथ उसमें आपकी खाद वगैरह है, आपके स्प्रे वगैरह, वो भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इन कारणों का संयुक्त प्रभाव यह है कि पंजाब के एक बड़े भाग में भूजल लगभग 30 मीटर की गहराई तक पहुंच गया है, जो कृषकों की पहुंच से बाहर है। कीटनाशकों और उर्वरकों के रासायनिक भूजल में घुल गए हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। अब देखिए कि जो ये है आपकी जल से भीगे हुए धान की फसल बोएंगे, उनको क्या है, इस प्रकार से पानी उनमें भरकर रखना पड़ता है। अगर पानी नीचे से जमीन में भर के रखेंगे तो ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो इस पानी को क्या करेगा, वाष्प बन के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, लेकिन बारिश इतनी हो नहीं रही, तो पानी में कमी तो हो गई ही, आप समझ रहे हैं। पंजाब के लगभग 80% क्षेत्र को अति दोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कि जो आपके समाजशास्त्री, जो भूजल के प्रति अवेयर है, जो आपके वैज्ञानिक ही मान लीजिए आप, उन्होंने जब रिसर्च की, मतलब की जांच की, तो लगा कि जो 80% क्षेत्र है पंजाब का, उन्होंने पानी का बहुत ज्यादा प्रयोग कर लिया है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें, हम भूजल के पुनर्स्थापन और पुनर्जनन की तुलना में अधिक अनुपात से जल का दोहन कर रहे हैं। पुनर्स्थापन और पुनर्जनन में, ठीक है। हम देख सकते हैं कि अल्पावधि के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, परंतु दीर्घकालिक परिणाम को ठीक करने में समय और प्रयास लगे। उसने कहा कि हमने अल्पावधि के लिए खाद्य सुरक्षा चाहिए थी, मतलब खाना पीना हमें चाहिए था छोटे समय के लिए, तो उस समय में हमने क्या किया है कि हमने फायदा उठा लिया पानी का बहुत ज्यादा प्रयोग करके, लेकिन आने वाले समय में इसका जो परिणाम होगा वो भयानक होगा। पानी अगर खत्म हो गया ना, तो उससे भी भयंकर आपके देश में भूखमरी आ सकती है। तो एक बार ये देखिए, आपका पंजाब का मैप आपको दिखा रहा होगा, जो आपको रेड क्षेत्र दिख रहा है, ये क्या है आपका, जहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा दोहन हो लिया है। ठीक है, तो ये आपकी जल की मात्रा है कि MBGL करके 10 से 20 से 20 से 30 या 40 से ज्यादा। तो ये आप एक डायग्राम लगभग आपको पूरा पंजाब ही नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा से फाजिल्का मुक्तसर फरीदकोट या इस तरह जहाँ जल की मात्रा ठीक ठाक है। लेकिन वैसे आप में बीच में जो रेड दिखाई दे रहा है ना, वह पंजाब में भूमिगत जल है, उसका बहुत ज्यादा दोहन कर लिया है अभी। ठीक है, भूतल से मीटर नीचे भी, कि कितने मीटर नीचे है अभी, जो आपका रेड है ना, इसमें जो भूमि जल है वो आपका 20 से 40 मीटर नीचे है अभी। ठीक है, यहाँ 0 से 2 मीटर है, या 2 से 5, 5 से 10 की अलग अलग कलर दे रखे हैं। बुक में आप देखेंगे तो आप आराम से इसको पहचान लेंगे, आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं एक सीमेंट का उदाहरण। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान 12वीं शताब्दी की एक मर्दर निर्मित संरचना है, जिसे बाद में बलुआ पत्थर का उपयोग करके पुनर्निर्मित किया गया है। तो इसने कहा कि जैसलमेर का जो दुर्ग था ना, तो सबसे पहले ये मृदा निर्मित मिट्टी का किला बनाया गया था, लेकिन बाद में उसमें क्या कि बलुआ पत्थर का उपयोग करके पुनर्निर्मित किया गया, उसको दोबारा बनाया गया था। आप ध्यान रखना कि जैसलमेर दुर्ग राजस्थान। अब सीमेंट का एक उदाहरण और देखते हैं। सीमेंट के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा घर है, विद्यालय, जितनी भी इमारतें हैं, उसमें सबका सीमेंट का प्रयोग हुआ। ठीक है, सेतु, मार्ग, हवाई अड्डे, वो सभी को सीमेंट की आवश्यकता होती है। सीमेंट उत्पादन का सबसे अधिक प्रदूषण फैलने वाले उद्योगों में से एक माना गया है। कि जो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाते हैं उनमें से एक है आपका सीमेंट उद्योग। क्योंकि सीमेंट उद्योग में जब से उसको पीसते हैं तो बहुत बारीक मात्रा में जो कण है वो हवा में मिल जाते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। एक उत्पादन प्रक्रिया के क्रम में निकलने वाली महीन धूल हमारे पशुओं के फेफड़ों में प्रवेश कर गई, उन्हें क्षति पहुंचाती है। पशुओं के ही क्यों, हमारे फेफड़ों में तो पहुंच गई वो। ठीक है, पौधों की पत्तियों पर जम जाती है, जिनसे उनकी उत्पादकता कम हो जाती है। आप ये समझना कि सिर्फ आपको ही नुकसान पहुंचाती है, वो पौधों की पत्तियों पर क्या है, वो जम जाती है, जिससे वो आपका प्रकाश संश्लेषण वो ठीक प्रकार से नहीं होता और उनकी उत्पादकता में कमी आ जाती है।
इससे मृदा एवं जल में भी प्रदूषण होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीमेंट कारखानों के लिए दिशा निर्देश बनाए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके प्रदूषण न्यूनतम हो या पूरी तरह से समाप्त हो। इसके अतिरिक्त प्रदूषण कम करने वाली वैकल्पिक सामग्रियों के निर्माण की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। कि एक तो ये है कि सीमेंट कारखानों के लिए क्या है, रूल नियम बना दिए गए हैं कि इसके अनुसार आप उत्पादन कीजिए, और वो नियम इस प्रकार से है कि प्रदूषण कम से कम हो या फिर बिल्कुल भी न हो, या फिर हम और भी वैकल्पिक तरीके खोजने लगे हैं कि जिससे क्या है कि सीमेंट का प्रयोग कम हो। इस प्रकार की हम नई चीजें ढूंढ रहे हैं कि सीमेंट की जगह उसको हम यूज कर ले और सीमेंट के कारण प्रदूषण न हो, सीमेंट की आवश्यकता में कम हो। तो इनमें पत्थर और मृदा जैसी पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग नई वनस्पति आधारित सामग्रियां और अनुपयोगी वेट प्लास्टिक से पुनर्निर्मित सामग्रियां सम्मिलित हैं कि इस प्रकार से अगर उनका प्रयोग करने लगे तो शायद हमें सीमेंट की आवश्यकता न पड़े। और यहाँ पे देखिए ओरीविले अर्थ इंस्टीट्यूट भी ओरीविले अर्थ इंस्टीट्यूट है जो मृदा वास्तुकला के यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है। ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये किससे बनाई गई है, मिट्टी से बनाई गई है। यह एक सामुदायिक भवन है। यह आधुनिक भवन विशेष तकनीक का उपयोग करते मृदा से निर्मित किया गया है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि सीमेंट का प्रयोग हमें कम से कम करना है और ऐसे विकल्प ढूंढने हैं जिसमें हम सीमेंट का प्रयोग से परहेज करके कि सीमेंट की हमें आवश्यकता न पड़ सके। तो ये आप ध्यान रखना, आपका ओरीविले अर्थ इंस्टीट्यूट है भाई। ये क्या है, यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को एक संस्था है आपकी यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र संघ। पारंपरिक सामग्री और विधियों को आधुनिक तकनीकी प्रगति के साथ संयोजित किया जा रहा है। मतलब कि जो पुरानी हमारी पारंपरिक चीजें थी ना जिसमें प्रदूषण कम होता, तो उसका ही हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं कि उनसे हम सीखें और उनको आधुनिक तरीके से यूज करके आज हम इस्तेमाल करें ताकि हमारा प्रदूषण है वो कम हो सके। ठीक है, इस लाइन का मतलब पारंपरिक सामग्रियों और विधियों को आधुनिक तकनीकी प्रगति के साथ संयोजित किया जा रहा है, जिससे ऐसी नई सामग्रियां बनाई जा रही जो संधारणीय मतलब किस प्रकार से हो कि हमारे संसाधनों का अधिक दोहन न हो, उत्पादन की प्रक्रिया कम प्रदूषणकारी हो, स्थानीय रोजगार प्रदान करे तथा उस स्थान की जलवायु को ध्यान में रखकर रूपरेखा तैयार की जाए। 3 चीजें होनी चाहिए। उत्पादन की प्रक्रिया कम प्रदूषणकारी हो, मतलब कोई भी चीज हम उत्पादन कर रहे हैं उसमें प्रदूषण कम से कम होना चाहिए। स्थानीय जो लोग उनको रोजगार मिलना चाहिए, उस स्थान की जलवायु को भी प्रभावित न किया जाए, मतलब प्रदूषण न हो। सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब एक बात करते हैं एक ग्रंथ की, वर्षा आयुर्वेद भाई, वृक्षा आयुर्वेद। ठीक है, एक प्राचीन भारतीय वनस्पति विज्ञान जो पौधों और वृक्षों के अध्ययन की देखभाल पर केंद्रित है। यह शब्द संस्कृत से आया है जिसमें वृक्ष का अर्थ है पेड़। मतलब कि हम आयुर्वेद में तो अकेला जो आयुर्वेद है उसमें तो मानव के बारे में बताया गया है कि मानव की बीमारियों के बारे में, लेकिन वृक्ष आयुर्वेद मतलब पेड़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, यह वृक्ष का मतलब तो आपको पता पेड़ है, और आयुर्वेद का अर्थ है जीवन या स्वास्थ्य का विज्ञान, मतलब पेड़ों के स्वास्थ्य का विज्ञान, मतलब पेड़ों की होने वाली बीमारियों में किस प्रकार हम कौन से पेड़ के लिए क्या चीजें जरूरी है। ठीक है, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। यह पारंपरिक ज्ञान प्रणाली अनेक सहस्त्र शताब्दियों पुरानी है। इसमें लगभग 10वीं शताब्दी में सुरपाल के वृक्ष आयुर्वेद जैसे ग्रंथों में औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की मृदा में उगाए, मतलब कि इसमें ना कि कौन सी मिट्टी में कौन सा पौधा उगाना चाहिए विषय विस्तृत जानकारियां दी गई है। बीज संग्रह, मतलब बीज को किस प्रकार बचा के रख सकते हैं। संरक्षण, रोपण पूर्व उपचार की जटिल विधियां। रोपण पूर्व मतलब कि बीज को उगाने से पहले यदि हमें पानी में भिगोना है या और कुछ करना है तो वो सारी चीजें इस किताब में लिखी हुई है। सिंचाई तकनीकों का विस्तृत वर्णन किया गया। पौधों की प्रजातियां, विकास अवस्था, मौसमी परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न सुझाव दिए गए हैं कि अगर सर्दी आ गई तो हमें इस पौधे में कितना जल डालना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीजें इस बुक में लिखी हुई है। ठीक है, कीट नियंत्रण के बारे में भी लिखा हुआ है। इनको संधारणीय कृषि का यह रूप मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए फसल चक्र और मिश्रित फसल जैसी प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है। वृक्ष आयुर्वेद मृदा की नमी बनाए रखने के साथ साथ मृदा में कवक, जीवाणु, केंचु जैसे जीवों को विकास को सुगम बनाते हुए मृदा की जुताई का, मतलब आपको जुताई के तरीके भी बता रखे उसमें कि आपको किस प्रकार से उसमें हल चलाना ताकि उसमें जो किसान मित्र कुछ बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते जो
आपकी फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, वो भी न मरे और आपके इसका फसल का विकास भी हो जाए। इस प्रकार की मुख्य वृक्ष आयुर्वेद भी आप, और ये हजारों साल पुरानी है। अब हम सिक्किम का एक प्रकरण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, एक फोन आ रहा है, एक फोन अटेंड कर लेता हूँ मैं। चलो भाई, अब हम सिक्किम का एक प्रकरण लेते हैं। एक चीज देखिए, आपने यहाँ पे एक वर्ड था संधारणीय कृषि, शायद बीच में कहीं याद। संधारणीय कृषि का मतलब है हमें कृषि इस प्रकार से करनी है कि आपके जीव जंतुओं को भी हानि न पहुंचे, आपका प्रदूषण भी ज्यादा न हो और भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहे। वही मतलब है अकेला संधारणीय का मतलब, मैंने आपको बता दिया कि संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना कि वो आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए बचे रहे। अब सिक्किम में देखिए भी, सिक्किम में पेमा के परिवार को खेत में महंगे रसायनों के प्रयोग से उत्पादन में हवास और बढ़ते ऋण का सामना करना पड़ रहा था अभी। तो सिक्किम में एक पेमा नाम पेमा किसान मान लेते हैं कि वो किसान था, और उसे जो आधुनिक खेती में जो आपके बीज आते थे, आपके 2-2 हजार रुपए किलो, 4-4 हजार रुपए किलो, या जो स्प्रे वगैरह आती है, उनके लिए उसे बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ रहा था और उसको चीज के लिए ऋण देना पड़ रहा था। जब राज्य सरकार ने पूरे राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की नीति घोषणा की, तब पेमा के परिवार को इसे अपनाने का निर्णय लिया। आरंभ में यह परिवर्तन सरल नहीं था, शुरू में तो सरल नहीं था, क्योंकि वो फिलहाल तक बहुत ज्यादा आपका कीटनाशक था, स्प्रे था, केमिकल था, वो यूज कर रहे थे। अब सरकार ने जैविक खेती मतलब आपको रासायनिकों का प्रयोग नहीं करना, पारंपरिक तरीके की ओर जाना। तो उनके लिए शुरू में तो आसान नहीं था, क्योंकि उनका उत्पादन घट गया अभी, क्योंकि वर्षों से रसायन के उपयोग के कारण मृदा अपनी उत्पादन क्षमता खो चुकी थी, अब उसे पुनः अर्जित कर रही थी। कि जब उनका उत्पादन घट गया अभी, अब देखिए कि फिलहाल क्या कर रहे थे वो, कि जो आपके रसायन यूज कर रहे थे, रसायनों के कारण क्या था कि खेती ज्यादा हो, उत्पादन था वो ज्यादा हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने जैविक यूज किया, जैविक चीजें यूज करने लगे, जैविक खाद है आपकी, जो आपके पेड़ पौधों के इससे गलने सड़ने से या गोबर के गलने सड़ने से वो यूज करने लगे, तो उत्पादन हो गया कम एकदम से भी अगले साल। ठीक है, क्योंकि इनके कारण धरती ने क्या कर दी थी, अपनी उपजाऊ क्षमता खो दी थी। अब वो जब जैविक आई तो थोड़ा सा कम हो गया, अब धरती पुनः क्या करेगी, दोबारा से अपनी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाएगी भाई। परिवार ने कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना आरंभ किया, नीम और लहसुन से प्राकृतिक कीट निरोधक तैयार किया, वर्ष भर अनेक फसलों का उत्पादन आरंभ कर दिया। उसने क्या किया कि अलग अलग प्रकार की खेती करने लगे, अलग अलग प्रकार की फसल बोने लगे। उन्होंने जैविक खाद बनाई, जो रसायन थे वो भी उन्होंने देसी तरीके से बनाए, नीम और लहसुन का प्रयोग करके। लगभग 5 वर्ष बाद पेमा का खेत फल फूल रहा था, अब अपनी इलायची, अदरक और पारंपरिक सब्जियां अच्छी कीमतों पर बेच पा रही थी। 2016 में सिक्किम 100% जैविक राज्य बन गया, उसकी सारी कृषि भूमि जैविक प्रमाणित हो गई। मतलब कि 2016 में पूरे सिक्किम में कोई हर जगह क्या होने लगी, जैविक खेती होने लगी। और 5 साल में जो आप भूमि थी, उन्होंने क्या कर लिया, अपनी उपजाऊ शक्ति दोबारा से ग्रहण कर ली। अब उनका उत्पादन दोबारा से वापिस बढ़ गया। और ध्यान रखना कि जैविक खेती अपनाने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा, सिक्किम, और वर्ष था 2016। इसके प्रभाव परिवर्तन कारक स्थानीय जैव विविधता, फली फूली लाभदायक कीड़े और पक्षी वापस लौटे। कि जो आपके पशु पक्षी थे, जैव विविधता, समझते अलग अलग प्रकार के जीव जंतु जो एक समय पे गायब हो गए थे, वो दोबारा से लौटने लगे भी। जैविक खेती के मॉडल को देखते हुए आने वाले पर्यटकों के कारण पर्यटन में वृद्धि हुई और कृषकों की आय में लगभग 20% की वृद्धि हुई। और क्या हुआ कि उनको देखने के लिए किस प्रकार से वो खेती कर रहे हैं, तो बाहर से जो पर्यटक आते हैं, जब सुनते हैं कि केरल भारत का राज्य है या फिर भारत के अन्य राज्यों के लोग उनको देखने जाते हैं, तो पर्यटन में वृद्धि हुई। और पर्यटन में वृद्धि होगी तो आपको बताया कि वहां और काम करने वाले कर्मचारी वो सब है, तो उनपे क्या होगा कि आर्थिक समृद्धि आएगी, उनको रोजगार मिलेगा, वो आर्थिक क्रियाएं कर सकते हैं। वर्तमान में सिक्किम एक वैश्विक मॉडल के रूप में कार्य करता है, जो दर्शाता है कि संपूर्ण क्षेत्र पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों परिणामों में सुधार करते हुए संधारणीय कृषि पद्धतियों को सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है। इसने कहा कि एक उदाहरण दिया है कि वैश्विक मॉडल है, मॉडल मतलब पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण है कि एक पूरा क्षेत्र भी ये परिवर्तन ला सकता है। संसाधनों का दायित्वपूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग। अब हम बात करते हैं नवीकरणीय संसाधनों
ऊर्जा स्रोतों के विषय में यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इन संसाधनों का उपयोग इस तरह से करें कि लंबे समय तक ये विद्यमान रहे। मानवता अधिक संधारणीय विकल्प ढूंढ सके। अधिक संधारणीय विकल्प मतलब वे संधारणीय विकल्प जिसमें क्या हो कि प्रकृति को भी नुकसान न हो, उस प्रकार के तरीके ढूंढे कि जिसमें प्रकृति को नुकसान न हो और हमारा उत्पादन भी कम न हो, हमारी आवश्यकताएं और वो चीजें आने वाली पीढ़ी के लिए बची रहे, उसको ही हम बोलते हैं संधारणीय विकल्प। उदाहरण के लिए हमें यथासंभव अधिक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नवीकरण ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की आवश्यकता है भी। राजस्थान में स्थित विश्व के सबसे बड़े सौर पार्क है। अगर हम ऊर्जा के तौर पे सोलर ऊर्जा यूज करने लगेंगे तो ये क्या है, नवीकरणीय है। आपका नवीकरणीय संसाधनों का हमें प्रयोग अधिक से अधिक करना होगा और नवीकरणीय को संसाधनों को भी में क्या है, पुनर्स्थापन और पुनर्जनन के लिए समय देना होगा भी। तो ये राजस्थान में एक बहुत बड़ा रायचूर कर्नाटक के सौर ऊर्जा पार्क था और आपका एक राजस्थान में था। विश्व के सबसे बड़े सौर पार्कों में एक है। राजस्थान की वर्तमान आवश्यकताओं के 15% को विद्युत क्या है, ऊर्जा उत्पादन करता है। और उसी प्रकार आपका एक कहां पर, रायचूर कर्नाटक के निकट सौर ऊर्जा पार्क है। उसके हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन नवीकरण ऊर्जा भारत में नेतृत्व होगी। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए जो आपके सभी देश चिंतित है, तो उस देश को देखते हुए, इस लक्ष्य को देखते हुए कि हमें नवीकरण ऊर्जा की तरफ ध्यान देना है, तो भारत ने सभी देशों से बात की और भारत और फ्रांस ने 2015 में सौर ऊर्जा के लिए अंतरराष्ट्रीय गठबंधन को आरंभ किया। मतलब अंतरराष्ट्रीय आपका संगठन एक बनाया। यह सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रतिवर्ष सूर्य की रोशनी से समृद्ध देशों का एक गठबंधन है। इसमें कौन से देश शामिल है, जो आपके भूमध्य रेखा के आसपास, जहां मतलब सूर्य की रोशनी ज्यादा आती है, जहां धूप ज्यादा निकलती है, उन देशों का एक ही गठबंधन है। यह गठबंधन उन देशों पर केंद्रित जहां वर्ष भर पर्याप्त धूप उपलब्ध रहती है। भारत ने विकासशील देशों में सौर परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश करने में सहायता की है भी। तकनीकी विशेषता साझा की जाती है, जो भी मतलब तकनीक आती है ना कि ज्यादा से ज्यादा हम किस प्रकार से उपयोग करें, सस्ते में किस प्रकार से बनाएं, तो सभी देश आपस में मिलकर अपनी जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसको शेयर करते हैं। बढ़ला सौर उद्यान भारत की सौर ऊर्जा संबंधी महत्वाकांक्षी का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि यह देश पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से नवीकरण विकल्पों की ओर संक्रमण कर सकता है। तो हमने लगाया बढ़ला सौर उद्यान भी। कौन सा है, बढ़ला सौर उद्यान। और आपको सर्च करके बताना है कि बढ़ला सौर उद्यान कहां पर, कौन से राज्य में है। आपका होमवर्क है, आपका ध्यान रखना इसका ये। ठीक है, भारत की सौर महत्वाकांक्षा का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि भारत जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, पारंपरिक मतलब जो हम पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं, जैसे आपका डीजल है, पेट्रोल है, रासायनिक गैस है, तो उनको छोड़ के हम क्या है, नवीकरणीय विकल्पों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीयों के लिए यह गठबंधन पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और आर्थिक अवसर दोनों का प्रतीक है अभी। क्योंकि हमें पर्यावरण से भी हम जो आप कम यूज करेंगे, पारंपरिक जो आपके ऊर्जा स्रोत उसको कम प्रयोग करेंगे, और साथ साथ सोलर है, आपकी सोलर संबंधी कंपनियां लगेंगी, रोजगार के अवसर भी आपके लिए होंगे भी। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें मैं इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको लेसन के स्टार्टिंग में बिल्कुल डिटेल से समझा दी। इन सभी प्रयासों के साथ हमें यह ध्यान रखना होगा कि जल और स्वस्थ वायु जैसे आधारभूत संसाधनों सहित संसाधनों का वितरण और उन तक पहुंच प्राय समाज के कुछ वर्गों के साथ न्यायपूर्ण नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि अब क्या है कि संसाधन तो हो गए, ठीक है, लेकिन उनकी पहुंच हर व्यक्ति पर समान रूप से नहीं होती। ये कहता है कि जल और स्वस्थ वायु जैसे आधारभूत संसाधनों सहित संसाधनों का वितरण और उन तक पहुंच प्राय समाज के कुछ वर्गों के साथ न्यायपूर्ण नहीं होती। मतलब कुछ जो गरीब तबका है, उन लोगों तक इनका जो संसाधन जो जिस मात्रा में पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचता। मतलब कि कुछ लोग तो ऐसे हैं गरीब जहां पर पीने का जल भी साफ नहीं पहुंचता। वो प्रदूषण में रहते, प्रदूषण जल या तो पहुंचता नहीं, पहुंचता जल बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है। नगरों में अनेक क्षेत्रों में पीने के जल की पर्याप्त और नियमित आपूर्ति नहीं होती। उद्योगों और जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से होने वाला वायु प्रदूषण उन लोगों को प्रभावित करता है जो इन संकटों से स्वयं को बचाने में असमर्थ है। मतलब कि बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया ना, तो जो आपके अमीर लोग हैं वो तो घर में क्या लगा लेंगे, एयर प्यूरिफाई। एयर प्यूरिफाई मतलब
कि जो वायु को शुद्ध करता है, लेकिन गरीब लोग जो झोपड़ी में रहता है वो कहाँ से एयर प्यूरिफायर लगाएगा। अमीर लोग तो आपके वाटर का आरओ लगा लेंगे, लेकिन गरीब लोग किस प्रकार से लगाएगा, उनके पानी बहुत दूषित आता है। तो इस चीज की ओर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें प्रकृति के साथ अपने संबंध को समृद्ध रखना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, उनका उनका बचाना, पुनर्जनन और संधारणीयता की दिशा में कार्य करना। संधारणता आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से उनका प्रयोग करना है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा कम हो, ठीक है, और उनको पुनर्स्थापन के लिए समय दें, करना चाहिए। भगवत गीता में लोक संग्रह का उल्लेख है कि सभी को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर, कि अपने जो पर्सनल इच्छाएं है ना, उनसे ऊपर उठकर हमें भगवत गीता में बताया गया है कि सभी की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। क्या अब समय आ गया कि हम इस पर गंभीरता से विचार करें कि अब मतलब अब पीक है। अगर इससे ज्यादा प्रदूषण हुआ, हमने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया, मूर्खता से प्रयोग किया, तो क्या होगा कि जो मानव जीवन है उस पे गंभीर खतरा मंडरा सकता है। तो अब हम सब लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हम पर्यावरण को संरक्षित करें और इस प्रदूषण को कम करें। तो आप देख रहे हैं कि सरकार ने बहुत सारे क्रियाकलाप चलाए हैं। आगे जैसे जैसे हम और अध्याय पढ़ेंगे तब आपकी नॉलेज और गहन होती जाएगी। हम जानेंगे कि किस प्रकार से प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने कदम उठाए, संसाधनों का किस प्रकार से हम और बढ़िया तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही आपके अध्याय में। अब आपने अध्याय पढ़ लिया, इसके क्वेश्चन आंसर जब आप देखेंगे ना तो बिल्कुल आसान लगेंगे भी, ठीक है। वर्तमान उपयोग के लिए वस्तुओं के उत्पादन पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वस्तुओं के उत्पादन में किस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम इस प्रकार का प्रदूषण कम से कम हो, ठीक है, और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रह सके, ठीक है। उन ऐसी वस्तुएं बनानी चाहिए जो रिसाइकल हो, आप दोबारा हम उसको प्रयोग कर सके। तो आप खुद से इनका आंसर लिख सकते हैं, आपको हमारी बात समझ। बाकी मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको स्पेशली करवा दूंगा। तो आपको ये अध्याय किस प्रकार से समझ में आया, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कोई तरीका हो तो आप जरूर आपकी सलाह दें और कमेंट आप जरूर करें। तो मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।